सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम से चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या परिवार के लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आज की क्लास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, बहुत सारे लोगों तक जानकारी में आ सके, जिससे कि हम शिक्षा के प्रसार में मदद कर सकें और लोगों तक परीक्षा की प्रणाली से संबंधित सूचनाएं भेज सकें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की ऐतिहासिक घटनाओं से। ऐतिहासिक घटनाएं क्या घटित हुई हैं 4 दिसंबर के दिन 1959 में भारत और नेपाल के बीच में गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुए। ध्यान दीजिएगा, भारत और नेपाल के बीच गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुए। तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। 2003 में अशोक गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र से 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। अशोक गहलोत के लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान के लिए निर्वाचित हुए थे 2003 में। तीसरी ऐतिहासिक घटना है कि 1888 में इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का जन्म हुआ। रमेश चंद्र मजूमदार एक इतिहासकार हैं, इनका जन्म हुआ। 1996 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक और अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर प्रक्षेपित किया। ये भी नाम याद रखिएगा, तो मार्स पाथफाइंडर जो है प्रक्षेपित किया गया मंगल ग्रह के लिए 1996 में। और 1977 में मिस्र के विरुद्ध अरब मोर्चा गठित हुआ। तो ये आज की ऐतिहासिक घटनाएं थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आज की पहली महत्वपूर्ण खबर क्या है। देखिए, उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तेजी से शेयर कर दीजिए, और जिन विद्यार्थियों जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, जो नवीनतम हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट भी कर दीजिए, ताकि चीज़ें हमारे तक पहुँचें। क्या चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं, कितना हम आपके लिए सहायक हैं, ये हमें पता चलता है। पहली महत्वपूर्ण घटना पर आ जाइए। पहली महत्वपूर्ण घटना कहती है कि बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने और उत्पादन संयंत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार बिजली खरीदेगी। विद्युत मंत्रालय ने 5 साल के लिए 4500 मेगावाट बिजली खरीदने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय ने खरीद के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड नोडल एजेंसी नामित किया है। ठंड के मौसम में बिजली की खपत अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। इस समस्या को दूर करने और बिजली उत्पादन ढांचे का आगे तक के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को बिजली खरीद योजना के लिए नोडल एजेंसी नामित किया है। तो ये 4500 मेगावाट बिजली खरीदी जा रही है, ये ध्यान रखना है। और एक जो है नोडल एजेंसी का गठन किया गया है, इसे बोल रहे हैं पीएफसी। तो ये आज बिजली के संदर्भ में खबर थी। बिजली जो है एक आवश्यक चीज है। अब बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिक के बहुत सारी चीजें संभव ही नहीं है। होता क्या है कि हमारे जीवन में जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसी में संसाधनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो सरकार का ये कदम बड़ा सराहनीय है। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। तो पहली खबर थी बिजली की कमी का सामना कर रहे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अगली महत्वपूर्ण खबर है, इंदौर एक मजबूत पर्यावरण रिकॉर्ड के साथ देश का पहला स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। मैंने कल भी आपको अवगत कराया था कि इंदौर की भूमिका एक बॉन्ड जारी करने में इस समय चर्चा में है। स्थानीय सरकार बॉन्ड ये जारी करने की बात हो रही है। और स्वच्छता को लेकर हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस दिशा में इंदौर को फॉलो करने की बात कही है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाता है। यानी जो इसमें टारगेट है, अभी आप देखेंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से एक्चुअली स्वच्छ पर्यावरण ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय की।
ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा पर्यावरण को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाता है। इंदौर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्यांग सिंह के अनुसार इंदौर नगर निगम अगले महीने 10 साल की बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 2.6 अरब रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। ये 10 साल के बात हो रही है, अगले महीने इसकी चीजें शुरू होने वाली हैं कि बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से 2.6 अरब रुपए जुटाने की योजना है, जो पेशकश को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कुल मिलाकर के कि ये जो पर्यावरण को स्वच्छ पर्यावरण की भूमिका में आवश्यकता है सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा ये एक अच्छा स्रोत है और जो है बहुत आवश्यक है। आज सौर ऊर्जा के आधार पर तमाम चीजों के लिए काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि बसें अगर उससे चलेंगी तो बहुत अच्छा होगा, अरे ट्रेन भी उससे चल सकती है और तमाम चीज चल सकती है। प्रयोग के ऊपर चल रही है चीजें, प्रयोग हो रहा है इस पर। और इस सौर पैनल के माध्यम से घरों में बिजली को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे घर से स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से बिजली को खरीदा जाए, तो ये सभी चीजें हैं। इसी उद्देश्य से इस नगर निगम का, जो इंदौर नगर निगम है, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो याद रखिएगा कि इंदौर का जो ये प्रोजेक्ट है बॉन्ड जारी करने का, 10 साल का जो बॉन्ड आ रहा है 10 ईयर्स के लिए, ये परीक्षा के लिए प्रश्न बनेगा, इसको याद रखिएगा। कौन सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी करिए। देखिए पढ़ाई पढ़ना है, ये सभी क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आने वाले समय में दिखाई देने जा रहे हैं। ये सब बातें आपके सामने आने जा रही हैं, इसलिए एक एक बात को सुनते रहिए और जवाब भी मुझे देते रहिए, क्योंकि हम लोग देश की बात करते हैं, देश का गुणगान करते हैं, जय हिंद करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत जरूरी है ये देश का नाम लेना, सम्मान करना। लेकिन साथ साथ अगर आप इन बातों को भी रिपीट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ये बातें अंकित होती रहेंगी। तो एक बार आप सुन रहे हो, देख रहे हो, लिख भी रहे हो, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं फायदा करेंगी और हमारी सफलता में सहायक होगी। आइए अगली घटनाक्रम की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं क्या चीजें हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। बाजार नियामक सेबी ने सुंदर रमण राममूर्ति को बीएसई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। देखिए सेबी ने क्या किया है, सुंदर रमण राममूर्ति अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा परीक्षाओं में अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, उसका प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय स्टॉक मार्केट का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई ने नियामकीय सूचना में कहा कि यह नियुक्ति उन्हें दी गई पेशकश की स्वीकृति और शेयर धारकों की मंजूरी समेत अन्य नियम एवं शर्तों पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा बीएसई ने क्या कहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो नियुक्ति की गई है वो जो नियम है और जो स्वीकृति है, साथ साथ शेयर धारकों की मंजूरी है, उन सब पर आधारित है। ऐसे मनमानी नियुक्ति नहीं हुई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक पत्र के जरिए राममूर्ति की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो आपके लिए परीक्षा से क्वेश्चन बन सकता है कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक कौन है, तो आपका आंसर हो गया सुंदर रमण राममूर्ति। तो ये नाम याद रखना है आपको और आने वाली परीक्षाओं में अगर ऐसा कुछ मिलता है जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह में फट गया। सबसे एक्टिव ज्वालामुखी की बात हो रही है, मोना लोआ। परीक्षा में पूछा जाता है कि मोना लोआ कहां पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो फट गया। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो 40 सालों में पहली बार फटा है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी मोना लोआ के शिखर से विस्फोट स्थानीय समय अनुसार 11:30 पर शुरू हुआ। देखिए अभी इस समय चर्चा का विषय है मोना लोआ, और मोना लोआ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मोना लोआ, ठीक है। मोना लोआ ज्वालामुखी का नाम है, सक्रिय ज्वालामुखी है, अमेरिका में है
और इसे हम हवाई द्वीप में देखते हैं, हवाई द्वीप में है। तो ये ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप में है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो फट गया है, जिससे काफी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं और बहुत तेजी से इसकी लाइट और प्रकाश सब आया है। तो ये सारी चर्चा का विषय बना हुआ है, इस समय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ज्वालामुखी है जो फटा है, कहाँ पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर ध्यान देंगे आप इन बातों को तो अच्छा कर ले जाएंगे। आइए, सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का मकसद उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना है। 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.जे. वजीफादार करेंगे। समिति में सेबी, शेयर बाजार, बीएसई और एनएससी के साथ ही विधि फर्मों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ये एक अधिग्रहण के संदर्भ में समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके जो है अध्यक्ष कौन है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट श्री एस.जे. वजीफादार। ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना के जवान सीमा रेखा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना चील का भी इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना के ये चील दुश्मनों के ड्रोनों पर खास नजर रखते हुए हैं। इस समय ड्रोन जहां सुविधाजनक था, शादी विवाह में बढ़िया फोटो आती थी, उससे जो है देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि खुफिया सूचनाएं कलेक्ट करना, देश की तमाम जानकारियों को कलेक्ट करना, ये ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। तो उसके काउंटर में हमारे चील आ गए हैं। अब चील जो है ड्रोन के संदर्भ में जो भी चीजें आएंगी, वहां पर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। हो सकता है चील प्रशिक्षित होंगे तो ड्रोन को ही नष्ट कर देंगे। तो इस तरह की चीजों को लेकर के है, इन प्रशिक्षित चीलों का सेना अपनी तरह से पहला प्रयोग कर रही है। तो ये एक ट्रेंड प्रोग्राम है जिस पर सेना अपनी एक्टिविटी को देख रही है। तो ड्रोन के काउंटर के लिए और इस चीजों पर नजर रखने के लिए सेना ने चील का इस्तेमाल किया है, इसको याद रखिएगा। आइए अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ चलते हैं। सारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी बातें और जो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर उचित लग रही है, सही लग रही है, समझ में आ रही है, तो कमेंट भी करिए और एक लाइक भी करिए। आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से निश्चित रूप से हमें खुशी मिलती है और मुझे एहसास होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके ज्ञान वर्धन में सहायक है। तो प्लीज एक कमेंट और एक लाइक जरूर करिए। आइए अगली घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे हस्तशिल्प हमारी जीवंत विरासत है। साथ ही उन्होंने हस्तशिल्प के सभी उपभोक्ताओं से स्थानीय निर्मितियों की सराहना करने और इसके बारे में मुखर होने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के संगठित विपणन और उनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आंतरिक वास्तुशिल्पियों को इस समृद्ध संपदा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक हस्तशिल्प के संदर्भ में उन्होंने ये बात स्टेटमेंट कही है। हालांकि ये आपकी जानकारी के लिए उचित है, परीक्षाओं के लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा है। आज की घटनाक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए हमने आप तक पहुंचाने का कार्य किया। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है और गूगल प्ले स्टोर पर जब जाएंगे आप तो देखेंगे वहां पर हमारा इसी नाम से एप्लीकेशन भी है। तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिशन द्वारा भेजी गई सामग्री भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके, परीक्षाओं में हम सहायक भी हो सके। देखिए, परीक्षा हमेशा निरंतर अभ्यास मांगती है। जीत उसकी होती है जो लगा रहता है, जीत उसकी होती है जो मनोबल को स्ट्रांग रखता है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि वैकेंसीज बहुत सारी नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत नहीं आ रही है, रेगुलर नहीं आ रही है, लेकिन वैकेंसी तो आ ही रही है और उसमें सफल वही होंगे जो निरंतर लगे हुए हैं। तो डे बाय डे अपने बौद्धिक लेवल को बढ़ाना है, हिम्मत रखनी है, सपने देखने हैं, उसके लिए प्रयास करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारी परिस्थितियां इतनी अनुकूल रहें कि हम पढ़ सकें, तैयारी कर सकें, परीक्षाओं में सफल हो सके और जीवन पथ पर आगे बढ़ सके।
आइए अगली घटना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ध्यान रखने लायक। और मिशन भी आ गया देखिए, और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक, ध्यान रखिएगा, चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, ये नाम याद रखिएगा। चेन्नई स्थित, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कहां पर है, तो चेन्नई में है, और कौन सा जगह है, तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन किया गया है और संचालित किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव, आपको मैंने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन अध्यक्ष हैं, तो श्री एस सोमनाथ के द्वारा किया गया। अध्यक्ष ने देश में पहले निजी लॉन्च पैड की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि भारत अब एक और अंतरिक्ष मंच से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। तो ये पहला लॉन्च पैड है, पहला, कैसा पहला है, निजी लॉन्च पैड है, निजी लॉन्च पैड, याद रखिएगा कहां पर है, चेन्नई, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, लॉन्च पैड तो चेन्नई स्थित। तो ये कौन सी जो है चीजें हैं और कौन सी संस्था है, क्या किसने डिजाइन किया है, ये 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, परीक्षा में आ सकता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वे सभी प्रश्न जो पहली बार होते हैं परीक्षा में जरूर कभी न कभी पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर नजर रखना जरूरी है। कॉपी पेन लेके फटाफट इनको लिख डालिए ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में मिल सके। आइए अगले महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत व्यक्तिचित्र, ध्यान दीजिए, फिर पहले की बात आ गई, पहला विज्ञान संस्कृत व्यक्तिचित्र यनम, जो भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द गिर्द घूमता है, गोवा के पंजिम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित किया गया था। तो ये एक वृत्त चित्र है जो विज्ञान और संस्कृत पर आधारित है, इसका नाम है यनम। क्या नाम है, यनम। इसका प्रदर्शन हुआ है, कहाँ हुआ है, 53वें जो है जो फिल्म समारोह हुआ है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है। फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। ये सभी प्रश्न है परीक्षाओं के, इनको याद रखेंगे तो हम बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन यहां से भी बनता है। अब एक सीरीज आपकी प्रारंभ होने जा रही है जो क्वेश्चन की है, करंट अफेयर की है। आज मैं 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं और कल से यहाँ पर घटनाक्रम के बाद जो हम आपसे चर्चा करते हैं उसके बाद में आपको एक सीरीज मिलेगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, जो एसएससी जीडी के लिए है, सीजीएल के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए है और जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। इसका स्तर छोटा नहीं है, अच्छा स्तर है और सभी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सीरीज कल से प्रारंभ करने जा रहा हूं। अभी फिलहाल आपको 20 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं जो आज तक की घटनाओं पर आधारित हैं, तो उनको याद करना है, समझना है और लिखना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। फटाफट बताइए क्या है आंसर। देखिए इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। ये रटना ही होगा, ये जीके का प्रश्न है तो ये याद करना होगा आपको, ठीक है, याद करना होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश के नौसैनिक बल की उपलब्धियों और शान को दर्शाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन 1971 के युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ध्यान रखिएगा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए क्वेश्चन हो सकता है। 1971 में युद्ध में जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ,
जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो भारत ने संघर्ष किया, उसके बाद में आप देखते हो कि शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता भारत की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में ये जो समझौता हुआ, तो ये सभी चीजें उसी के परिणाम हैं। तो इसी युद्ध की बात हो रही है। इसमें ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट तो नाम याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इससे 2-3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चीता डे। 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर। चलिए इसको याद करिएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर दिमाग में रखिएगा। फटाफट आप भी रिप्लाई करते रहिए ताकि चीजें हमें समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। थोड़ा सा रिप्लाई करने का भी प्रयास करिए। गलत होगा होने दीजिए, गलत तो जीवन में होता ही है। अगर गलत नहीं होगा तो सही कैसे होगा? अगर कष्ट नहीं आएगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? और जिसके जीवन में कष्ट नहीं है उसका जीवन भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। इससे 2 बातों को पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि हम गलती कर रहे हैं, एक ये पता चलता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर गलती को पता चलेगा तभी हम सुधार करेंगे, और जब सुधार करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, है ना। अच्छे दिन ये सरकारी वाले नहीं है, मैं आपके जीवन और अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये 4 दिसंबर, इसको याद रखिएगा। रिप्लाई जरूर करिए। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 4 दिसंबर को दुनिया भर के लोगों को इस जानवर को विलुप्त होने के खिलाफ दौड़ जीतने में मदद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। चीता को दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी के रूप में जाना जाता है। चीतों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा है कि भारत में चीता आए हैं, 5 चीता आए हैं, है ना। उन्हें यहाँ सुरक्षित किया गया है। इनको लाया गया नामीबिया से, आपने देखा होगा, काफी चर्चा में थी। वहां से इनको लाया गया, जहाज से आए, जहाज का भी चीता जैसा चित्र बनाया गया था। तो ये सभी चीजें इनके विलुप्त होती हुई स्थितियों को देखते हुए है। एक किताब है जिसे एक रिकॉर्ड है, जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। इस पुस्तक में, इस किताब में, इस जगह पर तमाम जीव जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है। जैसे लाल पांडा खतरे में है, गौरैया खतरे में है, हमारे जो गिद्ध हैं वो भी खतरे में है, तमाम प्रकार के जीव, व्हाइट टाइगर खतरे में है। तो ये सभी के संदर्भ में एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि इनको संरक्षित करना है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। उसी क्रम में चीता भी है। तो ये चीता के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाने के लिए है, इस बात को ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है। इन प्रश्नों से कुछ आपके ज्ञान में हम वृद्धि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मिशन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन की एक बड़ी संस्था है, जहां पर 6 तारीख से एक यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए, एसएससी के लिए प्रॉपर क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रयागराज में हैं या आसपास में हैं और जो प्रयागराज आना चाहते हैं, उनका मिशन में स्वागत है। वो जरूर आए, ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करें। 3 दिन का ट्रायल क्लास होता है, इसके बाद आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। आइए शुरुआत करते हैं अगले क्रम में। देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और जवाब भी दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को, एक बड़ा नाम है प्रसून जोशी, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, प्रसून जोशी जी एक बहुत ही फेमस आदमी हैं और इन्हें उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्हें अभी वर्तमान में सम्मान भी प्राप्त हुआ है
उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लेखक एवं गीतकार, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल की और इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। संस्कृत निदेशालय की ओर से पद्मश्री प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। तो संस्कृति सचिव एवं धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल की ओर से ये चीजें हुई हैं। तो आपको याद करना है कि उत्तराखंड का किसे बनाया गया है, तो ये नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ये पद्मश्री से सम्मानित है, याद रखिएगा ये नाम। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसे ऐसा अपॉइंट किया गया है, और ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उद्देश्य है, इस बात को भी समझना है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आने से पहले मैं एक बार निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि फटाफट जवाब भी दीजिए। आपको गलत होने का डर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने जीवन में जो सीखा, जो अनुभव किया, वो यही है कि जब तक हम गलत नहीं करेंगे हमें सही का पता नहीं चलेगा। तो प्रयास तो करिए, प्रयास करने से मालूम चलता है। फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ चीजों को, फटाफट जवाब दीजिए। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ जाइए। कौन सा राज्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यवसायीकरण के लिए एक ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? Which state is developing an app-based networking platform for commercialization of intellectual property rights? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं आपके। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है आपका कर्नाटका। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर की बात कर रहा है और इसके लिए एक ऐप की बात कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐप का नाम है पेटेंट कार्ड, नाम रखिएगा। पेटेंट आईपीआर पेटेंट कार्ड है और इसे कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। पेटेंट कार्ड मेक इन इंडिया के तहत एक पहल है। पेटेंट धारकों और उनके ग्राहकों को उनकी आईपी का व्यवसायीकरण करने में मदद करेगी। ऐप 2023 की शुरुआत तक कार्यात्मक होगा। यानी ये जो पेटेंट कार्ड ऐप है, ये 2023 से वर्किंग में आ जाएगा और इसका उद्देश्य है कि जो लोग ऐसे हैं जो पेटेंट कार्ड धारक हैं या जिन्होंने पेटेंट धारण किया हुआ, किसी चीज का पेटेंट ले रखा है, तो उनके हितों की रक्षा करना है ना। कोई विशेष कार्य करता है, किसी को बनाता है, तो उसे उसके हित की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बनाया और दूसरा भी उसी को बना के घूम रहा है, तो मेरे हित का क्या होगा, जो मैंने प्रयास किया, जो मैंने संघर्ष किया, उसका क्या होगा। तो इसलिए ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्या है, किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान। ठीक है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको तुरंत मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। फटाफट रिप्लाई करिए। इससे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लान क्या है, तो एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम है। फिर पूछा जाए किस राज्य में है, राज्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो अम्लान कार्यक्रम के लिए उड़ीसा राज्य की भूमिका को ध्यान में रखिएगा, लॉन्च किया है। सारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से सारी चीज़ों में भागीदारी अपनी रख रहे हैं। मुझे रिप्लाई करिए फटाफट कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है। देखिए, मेरा अपना एक सोचना हमेशा रहा है विद्यार्थियों के संदर्भ में कि कुछ बातें कई बार समझानी होती है, कई बार पूछताछ से होती है, कई बार डिस्कशन से होती है। तो मैं हमेशा कहूँगा एक अच्छे ग्रुप बनाइए, अच्छे लोगों की संगत रखिए जिनमें चर्चा हो आपसे
किसी भी प्रश्न को अगर आपने एक बार दो बार रिपीट कर लिया, एक दो बार आपस में बातचीत कर ली, तो वो फिर आपका हो जाता है। अगर आप एक बार पढ़ के निकल गए और उसका रिवीजन नहीं किया, रिपीटिशन ऑफ थॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लर्निंग। तो अगर रिपीटिशन ऑफ थॉट हो रही है तो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज एक बार आपने देखा, आपसे चले गए, तो वो भूल सकता है। तो भूले ना, इसलिए अपने लोगों में चर्चा करते रहना चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न की व्याख्या पर ध्यान दीजिए। उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अम्लान एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने लक्षित समूहों के बीच एनीमिया की त्वरित कमी के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया है। यह कार्यक्रम राज्य भर में 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और 74,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। देखिए, ये 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है और 74,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा, ताकि एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता, रक्त की कमी। रक्त की कमी हमारी जो स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, जो हमारे हेल्थ का इशू है, हेल्थ में सबसे ज्यादा ब्लड की कमी होती है और ये ब्लड की कमी खास तौर से महिलाओं में ज्यादा होती है। तो इस सब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में किस बैंक ने प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू किया है? Which bank has recently launched retail digital currency on an experimental basis? Option A, State Bank of India. Option B, ICICI Bank. Option C, Bank of Baroda. Option D, Reserve Bank. ये डिजिटल करेंसी की बात है। अभी मैं बराबर आपसे न्यूज की चर्चा करता रहा हूं। अगर आपने मेरी बातों को सुना होगा तो निश्चित रूप से आपको उत्तर आ रहा होगा और आप बताएंगे भी। फटाफट मुझे जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में दिखने जा रहा है आपको। देखिए, इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की है। इस पायलट योजना में चरणबद्ध भागीदारी के लिए पहचाने गए बैंकों की संख्या 8 है। पहले चरण की शुरुआत देश भर के 4 शहरों में 4 बैंकों से होगी। यह 4 बैंक भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैं। पायलट परियोजना के बाद में यह अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ और पटना तथा शिमला में विस्तारित होगा। तो ये आरबीआई का एक प्रोजेक्ट है जो चालू किया गया है डिजिटल करेंसी के संदर्भ में, इसको याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके खासतौर से जो आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि जो इंटरव्यू पोर्शन है, इंटरव्यू पोर्शन जैसे आजकल इंटरव्यू कहाँ पर है, क्लास 1 में है और क्लास 2 में है। इसके अलावा जो सेना के डिफेंस के इंटरव्यू होते हैं और जो सीपीएफ जैसे एग्जाम के इंटरव्यू होते हैं, उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां के लिए भी ध्यान रखिएगा। आइए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आपका। हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है? ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई की पोजीशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए 22वां, ऑप्शन बी 39वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 55वां। जी जवाब दीजिए फटाफट, अगर आपने पढ़ रखा है। चलिए मैं ही आपको बताता हूं, इस इंडेक्स में मुंबई का स्थान है 22वां। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, ग्लोबल की बात हो रही है, उसमें पोजीशन है 22वें नंबर पर। प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी को आंकने वाले वैश्विक सूचकांक में मुंबई 22वें स्थान पर पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट में
यह जानकारी दी। नाइट फ्रैंक की तरफ से जुलाई सितंबर तिमाही में 2022 के लिए तैयार प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांक पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस तिमाही में मुंबई के अलावा बेंगलुरु और दिल्ली में भी आवासीय संपत्तियों की औसत कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। जो आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत है, इसके आधार पर ये चीजें डिसाइड हो रही हैं, जिनमें मुंबई की पोजीशन है आपकी 22 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। लीक लीक कायर चले, लीकेज चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो हमें एक सपूत बनना है। कभी रास्ते में जो रास्ते बने हुए हैं हमारे जीवन में, जो पैटर्न है वही सब कुछ नहीं है। हमें पैटर्न बनाने हैं। हमें अपने तरीके से सोचना है कि हम जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता हमें किस तरह पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें कब पढ़ना है, हमें कब सोना है, यू विल डिसाइड। बिकॉज हमारा जो अपना सिस्टम है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमें हमारी तरीके से काम करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको लगता है कि रात में आप बहुत मन से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। मत सुनिए उन लोगों की बातों को जो कहते हैं कि हम सुबह ही पढ़ेंगे। लीव इट, आप रात में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग जग के हम पढ़ सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग पढ़िए आप। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं शाम के समय बहुत बढ़िया पढ़ सकता हूँ, शाम को पढ़िए। क्योंकि ये पढ़ाई हमें दिखाने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई है हमारे अपने सपनों को साकार करने की। तो आपको शेर की तरह चलना है। शेर कभी किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता, वो जिस तरफ चल देता है वही उसका रास्ता हो जाता है। शायर की तरह चलना है, क्योंकि शायर अपनी खुद की उत्पत्ति देता है समाज को, अपने गीत, अपने शेर, अपनी चीजों को आपके पास पेश करता है। वो किसी का रटा रटाया लेकर नहीं आता। और सपूत भी जीवन में अपने रास्तों का निर्माण करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वीर भोग्या वसुंधरा, जो पृथ्वी में आकर के कर्म करते हैं, कर्मवान बनते हैं, वो पृथ्वी का उपभोग भी करते हैं। तो अपने रास्ते स्वयं बनाइए, स्वयं अपने तरीके बनाइए। सफलता की राह स्वयं आसान हो जाएगी जब आप ऐसा करने लगेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि व्याख्या के बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दुनिया का पहले की बात हो रही है। देखिए, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन। ऑप्शन ए फाइजर, ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी जॉनसन एंड जॉनसन। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल इसको रट लीजिए, ये है भारत बायोटेक। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत बायोटेक ने क्या किया है, पहली नेजल कोविड वैक्सीन बना दी। नेजल कोविड वैक्सीन अभी तो हम लोगों को लग रही थी, अब नेजल कोविड वैक्सीन आ गई है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जुड़ गया। और कहाँ का पहला? दुनिया का पहला जुड़ गया है, इसलिए दिमाग में रखना जरूरी है। किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया है। बिल्कुल याद रखिए, भारत बायोटेक ने बनाया है पहला नेजल कोविड वैक्सीन। इसको रट लीजिए, ठीक है। आइए, भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इनको एक विकसित किया है। कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मंजूरी मिल गई है। भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु की बात हो रही है, तो मिल गई है। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन को वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीकों के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। तो ये बूस्टर खुराक के रूप में हमारे लिए उपयोग में आने वाली है। इसको याद रखिएगा, पहला नेजल कोविड वैक्सीन, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, इनको-एफ, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आपके लिए? मोना लोआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षाओं में आपको मिलेगा।
मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी फ्लोरिडा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी मैंने आज ही कुछ चर्चा आपसे की है, ध्यान रखिएगा। बताइए फटाफट क्या आंसर है, आपने पढ़ रखा है, इसका जवाब आपको फटाफट देना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपसे चर्चा भी की है और इस समय पूरे विश्व परिदृश्य में ये चर्चा का विषय भी है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है हवाई। बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवाई, हवाई द्वीप ये इस समय फटा हुआ है और इसकी वजह से काफी नुकसान होने की संभावनाएं हैं और बहुत विस्तार है, बहुत ऊंचाई तक इसका धुआं और लावा जा रहा है। इसके भी फुटेज भी आ रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पर देखेंगे तो सारी बातें दिख रही हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। मोना लोआ 1984 के बाद पहली बार फूटा है। ये 1984 में फूटा था और इसके बाद अब फटा है। यह इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फटा है। हवाई में मोना लोआ ज्वालामुखी आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था। तो 1984 के बाद यह घटना अभी घट रही है 2022 में दिसंबर में, और पहले कब घटी थी? मार्च में, अप्रैल में। तो याद रखिएगा, परीक्षा के लिए प्रश्न है, अगर कहीं से बनता है तो प्रश्न तो आपके लेवल पर यही बनना चाहिए कि कहां पर है, तो अमेरिका में है, अमेरिका के किस जगह पर है, तो हवाई द्वीप में है। ये हवाई राज्य, हवाई द्वीप, इसको याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आपके लिए बनना चाहिए, इसे याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? देखिए, 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बढ़ाई हुई है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी थाईलैंड। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर है मालदीव। इसका उत्तर क्या है? मालदीव। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बनाई रखी हुई है। विशेष रूप से 2022 में अब तक 2 लाख के करीब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया। 2 लाख। वर्ष 2020 के बाद से मालदीव के पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग ने विश्व यात्रा पुरस्कारों में 2022 के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य का खिताब हासिल करने के लिए मालदीव को बधाई दी है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा लोग भारत के मालदीव की यात्रा पर रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग विकलांग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो रट लीजिए, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकलांग की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात हो रही है, ठीक है। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। पूछा जा सकता है कब से घोषणा हुई, संयुक्त राष्ट्र ने कब से कहा है, तो 1992 में ये बात आई है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अशक्त जनों की अक्षमता के मुद्दे को लेकर समाज में लोगों की जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। देखिए, जो लोग विकलांग हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन समाज उन्हें समानता के व्यवहार से अवॉइड करता है। ये जरूरी है कि ऐसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं, किसी वजह से वो अपंग पैदा हो गए हैं, किसी वजह से वो अक्षम पैदा हो गए हैं, या किसी वजह से वो विकलांग हो गए हैं,
तो ये घटना तो किसी के साथ भी घटित हो सकती है, किसी के जीवन में भी आ सकती है। ऐसे में इनके प्रति एक समानता का भाव रखना, एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर भी एक मानसिक क्षमता है, इनकी भी सोच है, और उन्हें कहीं ऐसा एहसास ना हो कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या समानता का भाव नहीं है। तो ये जागरूकता के उद्देश्य से 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से इसकी जागरूकता की कार्रवाई प्रारंभ हुई और इसको मनाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 मलेशिया के पुलाई क्लूआंग में कब से कब तक किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ हो रहा है? मलेशिया के पुलाई क्लूआंग में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, तो पूछा जा रहा है कब से कब तक किया जा रहा है। ऑप्शन है 28 नवंबर से 11 दिसंबर, 28 नवंबर से 12 दिसंबर, 29 नवंबर से 13 दिसंबर, 30 नवंबर से 15 दिसंबर। चलिए, यहाँ तो 2 प्रश्न तो ऊपर ही हो गए आपके कि अभ्यास कहाँ हो रहा है, किनके बीच हो रहा है। तो इस बात को तो याद ही रखना है कि भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पुलाई क्लूआंग में हो रहा है, इसको याद रखना है। ये डेट आप याद रख लीजिएगा, 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये रहेगा। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर हमारी बातें और ये सब ढेर सारी चीजें जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आपको लगता है कि हम आपके ज्ञान वर्धन में सहायक रहे हैं, तो जरूर लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। आइए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 मलेशिया के पुलाई क्लूआंग में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम हरिमऊ शक्ति 2022 रखा गया है। एक प्रश्न आप यहाँ भी याद रख लीजिएगा कि हरिमऊ शक्ति 2022 कहाँ पर हो रहा है? मलेशिया के पुलाई क्लूआंग में हो रहा है। कब से हो रहा है? 28 नवंबर से हो रहा है और 12 दिसंबर तक किया जा रहा है। कौन कौन भाग ले रहा है? इंडिया भाग ले रहा है और मलेशिया भाग ले रहा है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बनना चाहिए। भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के लड़ाकू सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। तो ये इससे एक क्वेश्चन बनना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत सुविधा प्राप्त होगी? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। फटाफट जवाब दीजिए अगर आपको आता है तो। ध्यान देते हैं इस प्रश्न पर, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, हो सकता है आपने पढ़ रखा हो। आइए देखिए, इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना और राजस्थान में बहुत सारी चीजें नवीनतम दृष्टिकोण से हो रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। परीक्षा में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री केटी रामाराव ने घोषणा की कि स्काई रूट एरोस्पेस सुविधा द्वारा भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना में स्थापित होगी। क्या कहा जा रहा है? स्काई रूट एरोस्पेस, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना में स्थापित होगी। मंत्री ने कहा कि वह हैदराबाद को भारत की स्पेस टेक राजधानी के रूप में देखकर रोमांचित होंगे। ध्यान दीजिएगा, स्पेस टेक राजधानी, भारत की स्पेस टेक राजधानी किसको बनाने की बात हो रही है? हैदराबाद के बारे में बात हो रही है कि हैदराबाद को वो चाहते हैं कि एक स्पेस टेक राजधानी बने। तो परीक्षा के लिए आपके लिए प्रयोग क्वेश्चन हो गया, स्पेस टेक राजधानी कौन बनने जा रही है? वो बनने जा रही है हैदराबाद। एक क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। तेलंगाना की बात आपको याद रखनी है। 2 प्रश्न आपके हो गए।
और उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही स्पेस टेक नीति शुरू कर दी थी। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा है कि कौन सा राज्य है और कहां पर डिजाइन होगा, कहां निर्माण होगा, कहां परीक्षण होगा। वो राज्य है आपका तेलंगाना। और स्पेस टेक राजधानी के रूप में किसे विकसित करने की बात हो रही है, तो वो आपका हैदराबाद। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट आप मुझे बताइए कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं और कहां से इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने गांव का नाम बताइए। भगवान राम ने कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा महान होती है। तो अगर आप अपने गांव में हैं तो निश्चित रूप से बताइए, हमें सुखद एहसास होगा कि हम कहाँ से विद्यार्थियों से जुड़े हैं, किन क्षेत्र से विद्यार्थियों से जुड़े हैं। जानकारी सुनकर अच्छा लगेगा, देखकर अच्छा लगेगा। प्लीज आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 8 वर्षों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि की हुई है, ये बात आ रही है। ऑप्शन ए 25 मिलियन टन, 49 मिलियन टन, 72 मिलियन टन, 83 मिलियन टन। देखिए, ये तो आप जानते ही हो कि भारत विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि इस संदर्भ में जो संस्था है वो एनडीडीबी कार्य कर रही है, ये भी आपको पता है। और ये कहां पर है, आनंद, गुजरात में है। एक संस्था और कार्य कर रही है, इसका नाम है एनडीआरआई। ये कहां पर है, करनाल में है, हरियाणा में। ये संस्थाएं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। ये पूरी संस्थाएं मिल्क के संदर्भ में कार्य कर रही हैं। इसका कार्य है कैसे दूध को बढ़ाया जाए, इसका कार्य है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो आज हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। तो इसका सही आंसर है 83 मिलियन टन। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत ने दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि इस दौरान दूध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने का एक शानदार माध्यम है। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। यानी 23% की भागीदारी है हमारी विश्व के दुग्ध उत्पादन में। जो मोदी जी का स्टेटमेंट है कि एक जीवन डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने का एक शानदार माध्यम है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी महिलाएं हैं, अगर वो डेयरी के क्षेत्र में आ जाएं, डेयरी, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इसके माध्यम से हम दुग्ध उत्पादन करेंगे। दुग्ध के जो उत्पाद होते हैं उनमें हम अपनी भागीदारी करेंगे। इस तरह से एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है कि सिर्फ दूध ही नहीं है, इसके अलावा मक्खन है, इसके अलावा घी है, इसके अलावा और मिठाइयाँ हैं, बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये उनकी एक सोच होगी और मुझे भी ऐसा लगता है कि दूध एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो हालांकि हम नंबर 1 पर हैं, तो नंबर 1 पर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1 बने रहना इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड क्रिकेट, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी क्रिकेट साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। फटाफट जवाब दीजिए। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऐसा काम किया है। इसका आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई, याद रखिएगा। इसके लिए कहा जा रहा है T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल मैच के दौरान यह उपलब्धि मिली है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि किसका नाम आया है।
तो उसका नाम है BCCI। किस चीज में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? गिनीज बुक में। चलिए, प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी को टारगेट करके एक निःशुल्क प्रोग्राम चल रहा है। जो भी विद्यार्थी उसमें भागीदारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को सफल होते हुए देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, हर चीज को तैयार कर रहे हैं। मैथ्स की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, सभी चीजों में लगे हैं, क्योंकि लक्ष्य सामने है। और जब लक्ष्य सामने होता है तो हथियारों को भी तैयार करना पड़ता है, मन को भी तैयार करना पड़ता है, और हथियार और मन के बीच संतुलन को स्थापित करके उस युद्ध में उतरना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा हो रहा है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 6 तारीख से मिशन इंस्टीट्यूट में एक यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए और यूपीपी के लिए स्पेशल बैचेज आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य है 2023 की परीक्षाएं। जैसे ही जीडी स्पेशल की चीजें कंप्लीट होंगी, उन चीजों पर हम लोग बड़े स्तर पर काम करने जा रहे हैं। स्पेशल बैचेज चलने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इच्छुक होंगे वो संस्था में आ सकते हैं। 3 दिन का ट्रायल भी है, अटेंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये, इनमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। अपने सभी जिलों में जियो 5G, ये जी है 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। फटाफट बताइए कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के सभी जिलों में 5G लॉन्च हो गया है, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। जियो ने गुजरात के 33 जिलों की प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है, जिससे यह राज्य में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जियो ने यह भी घोषणा की है कि वह गुजरात में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग में 4.0 में ट्रू 5G संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगी। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया है कि जियो का 5G प्रोजेक्ट कहां पर पूरी तरह से लागू हो गया है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में किस राज्य ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? देखिए 7 छक्के, एक ओवर में तो 6 ही गेंद होती है, लेकिन छक्के कितने लग गए? 7 छक्के लग गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके ऑप्शन को ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऐसा कब हो सकता है? जब 6 गेंद मिल रही हो और 9 बॉल हो जाए, तभी ऐसा संभव हो सकता है ना? तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने, नाम याद रखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए एक मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक 9 बॉल सहित 7 छक्के जड़ दिए। उन्होंने 169 गेंदों पर 220 रन बनाए। याद रखिएगा, इनका नाम विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ऐसा हुआ है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब बस 3 प्रश्न और बचे हैं आपके सामने, फटाफट बताइए। हाल ही में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार की परीक्षाओं में ये आपको मिल सकता है कि आरटीआई पोर्टल अभी हाल ही में किसने शुरू किया है। जो ऑप्शंस होंगे उनको ध्यान में रख के आपको आंसर लगाना होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ये आंसर है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को पारदर्शी ढंग से
जन सामान्य के सामने लाने के लिए, उनकी पोजीशन के लिए, केस स्टेटस और ढेर सारी बातों को जानने और समझने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो नागरिकों को अदालत से संबंधित मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन फाइल करने और एक्सेस करने में मदद करेगा। लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी तक पहुंच की सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के संदर्भ में क्या पहल की है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है? भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में 13 ताली का क्या है? भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में 13 ताली क्या है? ऑप्शन ए डांस फॉर्म है, ऑप्शन बी म्यूजिक है, ऑप्शन सी लिटरेचर है, ऑप्शन डी टेम्पल आर्किटेक्चर है। यानी नृत्य है, संगीत है, साहित्य है, या मंदिर की वास्तुकला, वास्तुशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो 13 ताली क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली एक डांस फॉर्म है, एक नृत्य का तरीका है। यह नृत्य है राजस्थान का। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 ताली क्या है, इसको याद रखिएगा। 13 ताली राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह कमार जनजाति, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ये कमार जनजाति, कमार के नाम याद रखिएगा। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति से संबंधित महिलाओं के एक छोटे समूह द्वारा किया जाता है। महिलाएं बैठकर अपने प्रदर्शन की शुरुआत करती हैं। 13 ताली नर्तक अपने हाथों में झांझ पकड़ते हैं और उन्हें लयबद्ध तरीके से बजाते हैं। झांझ एक ऐसा बजाने वाला यंत्र होता है, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसको। तो ये झांझ जो है, झांझ को लेकर के अपने हाथों में बजाते हैं। कौन बजाते हैं? 13 ताली नर्तक अपने हाथ में बजाते हैं। जो नाचता है वही बजाता है ना? तो याद रखिएगा, नाचता है जो बजाता है, और ये लयबद्ध तरीके से बजाते हैं। एक उसकी ताल होगी, एक तरीका होगा। तो 13 ताली कहाँ का है? राजस्थान का है। और कैसा है? कौन सी जनजाति से है? कमार जनजाति से है। और क्या होता है? झांझ बजाते हैं, झांझ। याद रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। तो ये 13 ताली राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? Which of the following countries is not a member of Gulf Cooperation Council? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी बहरीन। कतर, सऊदी अरब, यमन और बहरीन। फटाफट बताइए। खाड़ी देश, खाड़ी सहयोग परिषद इसका सदस्य नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है यमन। ये खाड़ी परिषद का सदस्य नहीं है, इसको याद रखिए। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते वार्ता को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच उनके सामान्य उद्देश्य और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता हासिल करना। हालांकि ये बात मैंने आपको बता दी है कि यमन, याद रखिएगा, यमन खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, हमारा प्रयास था कि हम आपको आज करंट अफेयर्स से अवगत कराएं और करंट अफेयर्स जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों तक आपसे चर्चा करें। तो सभी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, तैयार करते रहिएगा। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं देखिएगा उन्हें, और टेलीग्राम में इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं वो कितना सार्थक हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे। जीवन पथ पर आगे बढ़िए, सपनों को साकार करिए। जय हिंद।